प्राचीन भारत के इतिहास में जब भी स्वर्ण युग की बात होती है तो सबसे पहले जाहिर है गुप्त साम्राज्य का नाम दिमाग में आता है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि ठीक उसी समय दक्कन में एक और बहुत बड़ी शक्ति राज कर रही थी? एक ऐसी शक्ति जिसने अपनी कला और अपनी राजनीति से इतिहास पर एक गहरी, बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो आज हम वाकाटक राजवंश की कहानी को समझेंगे, जो सिर्फ गुप्तों के सहयोगी नहीं थे बल्कि अपने आप में दक्कन के सम्राट थे। और ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी कोई बहुत बड़ा साम्राज्य टूटता है ना, तो एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम सा बन जाता है। तो सोचिए, तीसरी सदी में जब सातवाहनों की शक्ति खत्म हो गई, तो उस जगह को, उस खालीपन को भरने के लिए आखिर कौन आगे आया? हुआ ये कि तीसरी सदी आते आते जो विशाल सातवाहन साम्राज्य था, वो कह सकते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारियों और अंदरूनी झगड़ों की वजह से बिखरने लगा था। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल ने दक्कन के मंच पर एक नई, एक बहुत एम्बिशियस शक्ति के उभरने के लिए जमीन तैयार कर दी। और वो शक्ति थे वाकाटक। इस राजवंश की नींव रखी विंध्य शक्ति ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को एक साथ किया और एक मजबूत राज्य बनाया। और इसी के साथ उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया जो हमने अभी अभी पूछा था। हाँ, ये तो सच है कि विंध्य शक्ति ने नींव रखी, लेकिन साम्राज्य को एक छोटी मोटी क्षेत्रीय शक्ति से एक विशाल साम्राज्य में बदलने का जो असली क्रेडिट है, वो उनके बेटे प्रवरसेन प्रथम को जाता है। सही मायनों में उन्हीं के नेतृत्व में वाकाटक शक्ति अपने पहले पीक पर पहुंची। 4, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सम्राट की बेहिसाब ताकत का ऐलान है। प्रवरसेन प्रथम इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत में ये किसी भी राजा के लिए उसकी एब्सोल्यूट पावर का सबसे बड़ा सिंबल था। सच कहूं तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक लगभग अनसुनी सी बात थी। सोचकर देखिए, सिर्फ एक अश्वमेध यज्ञ ही किसी राजा को महान बना देता था। पर 4 यज्ञ करवाना तो एक खुला ऐलान था कि प्रवरसेन प्रथम की सत्ता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। और इसी के जरिए उन्होंने खुद को चक्रवर्ती सम्राट के तौर पर स्थापित कर लिया। मतलब एक ऐसा शासक जिसका रथ चारों दिशाओं में बिना किसी रोक-टोक के घूम सकता है। अब प्रवरसेन प्रथम के बाद क्या हुआ? उनके जाने के बाद ये जो इतना बड़ा राजवंश था, ये 2 मेन ब्रांचेस में बट गया। पर इसे कमजोरी की निशानी मत समझिए, ये तो एक तरह की स्ट्रैटेजी थी ताकि अलग-अलग इलाकों पर बेहतर तरीके से शासन किया जा सके। तो ये 2 शाखाएं कौन सी थी? एक तरफ थी नंदीवर्धन शाखा। ये अपने पॉलिटिकल अलायंस, खास तौर पर गुप्तों के साथ अपने रिश्तों के लिए जानी जाती है। और दूसरी तरफ थी वत्सगुल्म शाखा। इसने आज के वाशिम क्षेत्र पर राज किया और आर्ट और कल्चर के मामले में अपनी एक बिल्कुल अलग, एक आज़ाद पहचान बनाई। और इन दोनों की कहानियां ना बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं नंदीवर्धन शाखा की, और खास तौर पर उत्तर के शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के साथ उनके रिश्ते की। यकीन मानिए, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। इसे सिर्फ एक शादी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये उस दौर के 2 सबसे ताकतवर राजवंशों के बीच एक बहुत सोची समझी, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। और इस एक रिश्ते ने दक्कन की पूरी राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। तो हुआ ये कि वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय की शादी हुई प्रभावती गुप्त से। लेकिन प्रभावती गुप्त कोई आम राजकुमारी नहीं थी। वो भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थीं। तो इस एक शादी ने दक्कन और उत्तर भारत की 2 सुपर पावर्स को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय की अचानक मृत्यु हो गई। अब क्या होता? इसके बाद गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्त ने अपने छोटे बेटों की तरफ से एक रीजेंट के तौर पर वाकाटक राज की बागडोर खुद संभाल ली। ये एक बहुत ही अनयूजुअल घटना थी और इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 2 दशकों तक वाकाटक साम्राज्य पर एक तरह से गुप्तों का गहरा असर बना रहा। तो इस गठबंधन के नतीजे बहुत दूर तक गए। इससे गुप्तों को दक्षिण में एक भरोसेमंद साथी मिल गया, जिसकी वजह से उन्हें पश्चिम में शकों जैसी ताकतों से लड़ने में बहुत मदद मिली। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आर्ट और यहाँ तक कि वैष्णव धर्म जैसी परंपराएं भी उत्तर से दक्कन तक फैली। अच्छा, ये तो हुई नंदीवर्धन शाखा की बात। अब जरा वत्सगुल्म शाखा की ओर चलते हैं।
और देखते हैं इस राजवंश की उस विरासत को जो आज भी जिंदा है, मतलब कला और वास्तुकला में उनका योगदान। इस वत्सगुल्म शाखा के जो सबसे महान शासक हुए वो थे हरिसेन, और उन्हीं के राज में वाकाटक आर्ट और कल्चर अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच गया। ये वो दौर था जो गुप्तों के असर से बिल्कुल आजाद था और अपनी ओरिजिनल, अपनी इंडिपेंडेंट आर्टिस्टिक विजन के लिए जाना जाता है। और इसी दौर ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी बेमिसाल है। और वो विरासत है अजंता की गुफाएं। हाँ, वही विश्व प्रसिद्ध गुफाएं। खास तौर पर जो केव नंबर 16 और 17 है ना, उनके जो लाजवाब पेंटिंग्स हैं, जो म्यूरल्स हैं, वो सीधे सीधे हरिसेन के संरक्षण में ही बनाए गए थे। ये पेंटिंग्स उस जमाने की जिंदगी, उनके इमोशंस, उनकी कहानियों को आज भी हमारे सामने जिंदा कर देती हैं। ये वाकाटकों की कला का सबसे बड़ा सबूत है। अब हर महान साम्राज्य की कहानी की तरह वाकाटकों की कहानी में भी पतन का एक दौर आया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस शक्तिशाली राजवंश का अंत हुआ तो हुआ कैसे। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये वाकाटकों के करीब 250 साल के सफर को दिखाती है। देखिए, तीसरी सदी में विंध्य शक्ति से शुरुआत हुई, फिर प्रवरसेन के समय में साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसके बाद गुप्तों के साथ वो ऐतिहासिक गठबंधन बना, फिर हरिसेन के दौर में कला अपने चरम पर पहुंची, और आखिर में 5वीं सदी के खत्म होते होते ये महान राजवंश पतन की ओर बढ़ने लगा। तो सवाल है कि आखिर ये पतन हुआ क्यों? देखिए, किसी भी बड़े एम्पायर की तरह इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। असल में हरिसेन के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। इससे अंदरूनी झगड़े बढ़ने लगे, सेंट्रल पावर कमजोर हो गई, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया नल और कदम जैसी आसपास की ताकतों ने। उन्होंने धीरे धीरे वाकाटक साम्राज्य को खत्म कर दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम वाकाटकों को याद क्यों रखें? क्या है उनका महत्व? देखिए, राजनीतिक तौर पर देखें तो उन्होंने सदियों तक दक्कन को एक स्थिरता दी, और वो गुप्तों के लिए एक बहुत जरूरी सहयोगी भी थे। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी, सबसे लास्टिंग लेगेसी है, वो है कला के क्षेत्र में, यानी अजंता की गुफाएं। ये आज भी भारतीय कला का सबसे बेहतरीन नमूना मानी जाती हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या वाकाटकों को सिर्फ गुप्तों के ताकतवर सहयोगी के तौर पर देखा जाना चाहिए, या फिर वो अपने आप में, अपने दम पर दक्कन के एक संप्रभु, एक शाही शक्ति थे? अगर हम उनकी राजनीतिक ताकत, उनकी सैन्य जीतों और उनकी कलात्मक उपलब्धियों को देखें तो शायद अब वक्त आ गया है कि उन्हें इतिहास में वो जगह दी जाए जिसके वे हकदार हैं। इस सवाल का जवाब ही उनकी असली विरासत को हमारे सामने रखता है।